किसान भाइयों, आजकल जैविक खेती, जैविक खाद इस विषय पर बहुत बात हो रही है और हमारी सरकारें भी संजीदा हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। हमारे किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर राजेश कुमार पांडे, सहायक आचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को आमंत्रित किया है। डॉक्टर साहब, आपका हमारी तरफ से और हमारे किसान भाइयों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आप बताएं, जैविक खेती है क्या? जैविक खेती का क्या तात्पर्य है? जैविक खेती से हमारे किसान भाई कैसे रूबरू हों? देखिए सर, जैविक खेती का जहाँ तक सवाल है तो जैविक खेती के लिए सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक विभाग है जिसके अंतर्गत जैविक खेती करने वाले किसानों का सर्टिफिकेशन होता है। अच्छा। सर्टिफिकेशन लेवल फर्स्ट है और सर्टिफिकेशन लेवल सेकंड है। अच्छा। तो फर्स्ट जो सर्टिफिकेशन लेवल है उसमें येलो सर्टिफिकेट इशू करते हैं और दूसरे लेवल पर ग्रीन सर्टिफिकेट इशू करते हैं। अच्छा। आपकी मिट्टी को जांचते हैं और मिट्टी को जांचने का सेंस ये है कि मिट्टी को सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग करके वो ले जाते हैं। ले जाने के बाद अलग अलग तरीके से वह कि आपके भूमि में केमिकल कितना मात्रा में उपयोग किया गया है या किया जा रहा है। इसके बाद आपको कहते हैं कि आप कोई भी केमिकल आज से डालना बंद करिए। इतना ही नहीं, किसान भाइयों के पास में जो मवेशी होते हैं उनका जो भोजन होता है, मवेशियों का जो भोजन होता है वह भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक होना चाहिए। केमिकल वाला भोजन लेकर के किया गया गोबर है, गोबर अगर आप अपने खेत में डालते हैं तो वह ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। तो इसलिए जरूरी है सर्टिफिकेशन के समय से ही, जिस दिन से आपने प्रयास शुरू किया है उस दिन से ही आप गोबर की खाद ऐसी डालिए जिससे पशु नॉर्मल कोर्स में जो भोजन ले रहा है वह ऑर्गेनिक फूड हो। वैसे भी बुंदेलखंड रीजन के ज़्यादातर किसान की भूमि ऑर्गेनिक ही है। अच्छा। लेकिन प्रैक्टिस बनी रहती है, कुछ यूरिया, कहीं पोटास, कहीं फास्फोरस, किसी न किसी की जरूरत के अकॉर्डिंग वो डालते रहते हैं अपने खेत में। बिल्कुल। आप साहब, बुंदेलखंड में चूंकि छोटी जोत के किसान हैं, कम जमीनें हैं किसानों के पास, तो हमारा अपना मानना है कि किसान भाई ज़्यादा उत्पादन के लिए उसमें रासायनिक खादें भरपूर मात्रा में डालते हैं। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि दो डोजेज होते हैं, एक रिकमेंडेड डोज होता है, एक बेसल डोज होता है। तो बेसल डोज ये कहते हैं कि जैसे कोई भी फर्टिलाइजर किसी भूमि में कितनी मात्रा में नॉर्मल कोर्स में रहनी चाहिए, उसको हम बेसल डोज बोलते हैं। एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको पत्ता गोभी का फसल बता रहा हूँ। तो पत्ता गोभी में आप देखेंगे बहुत सारे पत्ते होते हैं जिनके लिए पोषक तत्व तो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो उसके लिए रिकमेंडेड डोज में चाहे यूरिया हो, चाहे पोटास हो, चाहे फास्फोरस हो, वो ज़्यादा मात्रा में रिकमेंड किया जाता है कि इसको ज़्यादा मात्रा में डालिए। लेकिन बहुत सारी दलहनी फसलें हैं, चना है, मटर है, अरहर है, उसमें ज़्यादातर फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है। क्योंकि उसके अंदर पहले से ही नोड्यूल्स पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं नेचर से ही। इसलिए अलग अलग फसल पद्धति में अलग अलग तरीके का डोज ऑफ फर्टिलाइजर होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जो केमिकल फर्टिलाइजर का सब्स्टिट्यूट ऑर्गेनिक या जैविक खेती है। डॉक्टर साहब, जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं, तो जैविक खेती के घटक कौन कौन से हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, क्या होता है सामान्य रूप से जब हम ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक खेती में या जैविक खेती में जो मूल तत्व लगते हैं, अवयव लगते हैं, उसमें हम ज़्यादातर जो माइक्रोब्स हैं जिसको कार्बनिक उत्पाद बोलते हैं उसको बाहर सड़ाते हैं और फिर अपने खेत में ला करके डालते हैं। लेकिन इस सड़ाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट मतलब कृषि अवशेष जिसको बोलते हैं, वह 70% कृषि अवशेष और 30% फ्रेश काऊ डंग या गोबर, जिसको भैंस का गोबर हो, उसको मिक्स करके हम उसको सड़ाते हैं, डिकम्पोज करते हैं। और डिकम्पोजिशन में जैसे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इससे पहले कि अगर हमें बड़े पौधों की पत्तियाँ मिल जाएं, उसको 70% का जो कृषि अवशेष है उसके साथ मिला करके अगर हम डिकम्पोज करें, सड़ाएं, तो हमारी जो जैविक खाद है वो बहुत ही उत्तम कोटि की बनेगी। क्योंकि जड़ की गहराई जो बहुत अंदर तक होती है, जिसमें भूमि में हाइड्रोजन ए, हाइड्रोजन बी, हाइड्रोजन सी, इस तरीके से अलग अलग हाइड्रोजन में अलग अलग न्यूट्रिएंट होता है जो बड़े पौधों के पत्तियों में जड़ के माध्यम से जाकर के संग्रहित होता है, जिससे जब वो सड़ती है तो हमें उच्च कोटि की जैविक खाद प्राप्त होती है। डॉक्टर साहब,
अब हम बात करेंगे आपसे कि जैविक घटकों का कृषि में उपयोग हमारे किसान भाई कैसे कर सकते। बहुत अच्छा प्रश्न फिर से एक बार आपने किया। जैविक घटकों का जहाँ तक सवाल है, तो जैविक घटकों में बड़े पौधों की पत्तियाँ, पुआल, भूसा, इसके अलावा बहुत सारे जगहों पर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में गन्ने की खेती होती है। गन्ने की जो पत्तियाँ होती हैं जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो काफ़ी अच्छा पाया जाता है, ऐसे कृषि अवशेष का उपयोग करना चाहिए जिसमें CN रेशियो अच्छा हो और इसके साथ साथ इनकी क्वांटिटी 70% हो और 30% आपका गोबर हो, फ्रेश गोबर हो। तो दोनों को मिला करके हम करीब 6 फीट हाइट का लंबा एक लाइन बनाते हैं। सबसे ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको थोड़ा सा गहरा बनाते हैं, ट्रंच बनाते हैं, जिसमें लगातार पानी का हम फुहारे या पानी देते रहें, जिससे सड़ते समय उसमें ज़्यादा गर्मी ना हो, जिससे जो जीवाणु या फंजाई हैं वो मरने ना लगें। तो इस कारण से हम लगातार हर दूसरे तीसरे दिन उसमें पानी देते रहते हैं और लगभग 1 महीने के अंदर यह जो आपका अवयव मिक्स करके हमने लाइन में बनाया था वो सड़ करके 6 फीट के बजाय 2-2.5 फीट का हो जाता है। और उसको फिर हम इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद टाली के माध्यम से उसको खेत के अंदर ले जाकर के 1 सेंटीमीटर थिकनेस का या आधे सेंटीमीटर थिकनेस की लेयर बना करके उसको हम फैला देते हैं। डॉक्टर साहब, बुंदेलखंड में क्या पूरे देश में हमारे किसान भाई रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं? एक मिथ भी है हमारे किसान भाइयों के दिमाग में कि हम रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे तो हमारे खेतों में ज़्यादा उत्पादन होगा, और अगर हम जैविक खादों का प्रयोग करेंगे तो शायद उत्पादन उतना ना हो। अब हम बात करेंगे कि डॉक्टर साहब जैविक खाद है क्या, हमारे किसान भाइयों को ये समझाएं। देखिए, जैविक खाद का जो उपयोग है वह जैसे आयुर्वेद है और एलोपैथ है। जैविक खेती को आयुर्वेदिक खेती का एक रूप मानता हूँ, जिसमें धीरे धीरे करके प्रभाव जमता है। हो सकता है 1-2 साल तक आपको बहुत अच्छा रिस्पांस ना मिले, लेकिन 3 साल से 5 साल जो कि सर्टिफिकेशन का जो मुख्य लक्ष्य प्राप्त करता है 5 साल में, इसके बाद उसमें जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होगी, पोषक तत्वों की उपलब्धता होगी, वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। जैसे यूरिया जब हम किसी खेत में डालते हैं तो आज खेत में अगर यूरिया डाले तो 15 दिन तक लगभग खेत लस ग्रीन रहता है, हरा रहता है, लेकिन 15 से 16-17 दिन तक जैसे बढ़ना शुरू करते हैं तो फसल का जो सीन है यानी देखने में वह पीलापन आना शुरू हो जाता है। तो नाइट्रोजन इवेपोरेट हो गया, खत्म हो गया। अगर जैविक खाद खेती का जो जरूरत है उसको अगर खेत के अंदर हम डालते हैं 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर के रूप में, तो इसका प्रभाव पूरे 3-4 महीने में और अगली फसल में भी इसका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा और कभी भी पीलापन फसल के ऊपर नहीं आएगा, हमेशा लस ग्रीन हरा रहेगा। एक बार ऑर्गेनिक जो आपका उत्पाद है डालने से लगभग आपको 2 फसल का लाभ मिलता है। इस तरह से जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, जैसे आप समझें कि अगर हमें नाइट्रोजन चाहिए तो हम यूरिया डालेंगे तो सिर्फ नाइट्रोजन ही मिलेगी। कोई और अवयव चाहिए होगा तो उसको फास्फोरस को परचेज करना पड़ेगा, DAP को परचेज करना पड़ेगा। लेकिन जो जैविक खेती होती है उसमें तीनों तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें NPK है, ट्रेस एलिमेंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये तीनों ही भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। तो एक बार डालने से हम पूरे साल के लिए आश्वस्त हो जाते हैं कि हमारी फसल बहुत अच्छी उत्पाद देगी, बहुत अच्छा उत्पादन करेगी, जिससे हम यह मानते हैं कि ऑर्गेनिक खेती बेहतर है। डॉक्टर साहब, आजकल किसान भाइयों को खेतों में देख रहे हैं कि उनकी जो जल धारण क्षमता है वो कम हो रही है। जैविक खाद अगर हमारे किसान भाई प्रयोग करते हैं तो जमीन के स्वास्थ्य पे, जो हमारी मृदा का स्वास्थ्य, उस पर दोनों का क्या प्रभाव रहता है? देखिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जैविक खाद से बहुत ज़्यादा कोरिलेशन रखती, संबंध रखती है। अच्छा। अगर हम जैविक खाद का इस्तेमाल अपने खेत की, अपनी भूमि में कर रहे हैं, खेत की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, नमी को धारण करने की क्षमता काफ़ी बेहतर पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब, आज के समय में, वर्तमान समय में जैविक खाद की उपयोगिता कितनी आप समझते हैं? एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं जो बहुत ही कॉमन उदाहरण है। पंजाब में एक ट्रेन चलती है भटिंडा के लिए, तो उसको कैंसर ट्रेन बोलते हैं। तो रासायनिक खादों का ज़्यादा इस्तेमाल से हरित क्रांति तो आई जी, जिसके लिए पंजाब एक हमारा चेहरा है देश का कि जो अच्छी हरित क्रांति का उदाहरण है उत्पादन के क्षेत्र में। लेकिन उसका दुष्प्रभाव ऐसा हुआ कि आप देखें कि जो कैंसर ट्रेन का चलन हो गया
किसान इतना ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड या रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना शुरू किए। उत्तर प्रदेश, बिहार यह उत्पादकता के मामले में पंजाब से बहुत पीछे हैं जी, लेकिन पंजाब पर एकड़ एरिया में उत्पादकता बहुत अच्छी है जी। उसका बेसिक कारण है अच्छी मात्रा में वो केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड डालते हैं। हाँ। जिसका दुरुपयोग इस तरह से हुआ कि कैंसर ट्रेन चलना शुरू हो गई। इसका मतलब है कि रासायनिक खादें अगर हम डालते हैं और उससे जो उत्पाद होते हैं उससे हमारे शरीर पर या कहें कि जीवों के शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर साहब, जैसे हमारे किसान भाई जैविक खाद बनाना चाहते हैं तो जैविक खाद बनाने की विधियां कौन कौन सी? देखिए, मुख्य रूप से जो जैविक खाद बनाने की विधि है, मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर 70% 30% का रेशियो जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, अच्छा। गोबर की जो खाद होती है उसके थ्रू बनती है। अच्छा। लेकिन इसके अलावा मल्चर, हाँ। और मल्चर के अलावा वुड चिपर। तो वुड चिपर से जैसे सपोज करिए कि कोई आप नींबू की खेती कर रहे हैं, नींबू के तमाम सारे पौधे लगे हैं, उसकी छंटाई कर दिया। अब वो छंटाई करने के बाद जो अवशेष बना है उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो आपके पास वुड चिपर है तो उसको छोटे छोटे पीस में वुड चिपर के माध्यम से और कट करके उसका भी उपयोग आप क्या करिए, कंपोस्ट के फॉर्म में जो 70% एग्रीकल्चरल वेस्ट जा रहा है उसमें आप कर सकते हैं। अच्छा। वह पत्ती और खरपतवार या भूसा या पुआल से ज्यादा बेहतर प्रभाव देगा आपके। अच्छा। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसीजर अपने आप होता है, जी, बिल्कुल। तो वह ज्यादातर न्यूट्रिएंट तो अपने आप मैनेज कर लेती हैं। लेकिन अगर सब्जियों की खेती में बात करेंगे तो वहां पर रिकमेंडेड डोज की मात्रा ज्यादा होती है। गोभी हुआ, आलू हुआ, जिसमें ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, तो उसमें जैविक खाद का इस्तेमाल भी ज्यादा मात्रा में करना पड़ेगा रिकमेंडेड डोज के रूप में। डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण संरक्षण की बात हर जगह होती है, आप देखते हैं, और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर जब तक हमारा पर्यावरण प्रदूषण रहित नहीं होगा तब तक हमें शुद्ध हवा सांस लेने के लिए नहीं मिलेगी। तो पर्यावरण के साथ रासायनिक व जैविक खाद किस प्रकार अपना सामंजस्य बिठाते हैं? एक अच्छा प्रश्न है। जैविक खाद बनाने में मीथेन गैस का उत्पादन ज़्यादा होता है। अच्छा। जो मीथेन गैस क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में प्रभावित करता है। अच्छा। जिससे गर्मी बढ़ती है। तो इस तरीके से उसके सड़ने के दौरान मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैसेस रिपोर्टेड हैं, उससे तो दुष्प्रभाव है, लेकिन दुष्प्रभाव के अलावा जो लाभ मैंने बताया कि आपको एक बार डालने से अगले दूसरी फसल तक आपको किसी तरीके की न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपके स्वास्थ्य पर इसका अच्छा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। रही बात रासायनिक खादों का, तो रासायनिक खादों का भी दुष्प्रभाव है, बहुत सारा है, क्योंकि वह एक फसल में 3-4 बार आपको डालनी पड़ती है। और इसके अलावा जो रासायनिक खादें हम खेत में डालते हैं वह परकुलेट होकर के, छन करके ग्राउंड वाटर में जाती है। डॉक्टर साहब, आपने जो बात की उससे तो यही लगता है कि हमारे किसान भाइयों को रासायनिक खादें हैं उनका इस्तेमाल दिन प्रतिदिन कम करते जाना चाहिए और जैविक खादों का उपयोग हमारे खेतों में करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अंत में हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जैविक उत्पादों का जो मूल्य है वह रासायनिक उत्पादों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। अच्छा। शुरुआती 3 सालों तक, 4 सालों तक आपको उत्पाद कम मिलता है, लेकिन 3-4 साल बाद जब आपके भूमि में कार्बनिक खाद व्यवस्थित हो जाती है, आपको अच्छा उत्पाद देती है। इस तरह से आपको उत्पाद हो सकता है थोड़ा सा कम मिले रासायनिक खाद के कंपैरिजन में, लेकिन जैविक उत्पाद का जो मूल्य है वह रासायनिक खाद के द्वारा उत्पन्न फसल है उससे काफी बेहतर मिलता है। अच्छा। मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगा कि पहले शुरुआती दौर में पूरे आपके पास जितने सारे खेत हैं उसमें से 1-2 खेत को सेलेक्ट करिए, चुनिए, जिसको ऑर्गेनिक खेती के लिए, जैविक खेती के लिए अपना प्रयास शुरू करिए। एक साथ पूरे अपनी भूमि को अगर जैविक खाद में बदलना चाहेंगे तो आपके लिए काफ़ी प्रेशर रहेगा, काफ़ी मेहनत लगेगी और आप हो सकता है कई बार उससे विमुख हो जाए। 1 या 2 खेत के लिए व्यवस्थित हो जाते हैं, फिर आप अगले चरण में जो खेत बचे हुए हैं उसको आप ऑर्गेनिक खेती के लिए उपयोग में लाइए। डॉक्टर राजेश कुमार पांडे जी, सहायक आचार्य